दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में किस तरह की प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा अपनाई जाती है, कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट का कितना महत्व है, इन सारी बातों पर आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है कौन कौन से है उनकी। तो सबसे पहले तो जो ये 2023 का सिलेबस है, ये सिलेबस आगे भी आपके प्रीलिम्स में रहेगा। अब जो है सिलेबस 1-2 आरएस की जो आपकी विज्ञप्ति आएगी उनमें चेंजेस होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का, ठीक है। और आप अगर कोई भी प्रश्न गलत करते हो तो उसमें 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो ये तो आपके इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो, तो 1/3 जो है वो आपका काट लेते हैं। 100+ जो है पिछले साल जो पेपर हुआ उसमें आपको इतने मार्क्स लाने हैं। और अगर मान लीजिए कि थोड़ा पेपर टफ होता है तो आप 5 नंबर कम कट ऑफ मान लीजिए, और अगर पेपर जो है वो आपके थोड़ा सा सरल है तो आपके 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ रहने की संभावना रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, जो आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। इसमें 2 पोर्शन है, एक तो है राजस्थान की इतिहास और एक है राजस्थान की कला व संस्कृति। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो राजस्थान के इतिहास से जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो लगभग आपके होते हैं 6 से 7 प्रश्न, और राजस्थान की कला संस्कृति से आप देखोगे तो वो आपके लगभग पूछे जाते हैं 8 से 10 प्रश्न, यानी कि लगभग 16 से 17 प्रश्न जो है वो आपके राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बात। अब जो पहली बात आती है राजस्थान के इतिहास की, इसमें 3 चीजें हैं। अब 3 चीजों से टोटल जो प्रश्न है वो आपके 6 से 7 पूछे जाते हैं। मेंस में लगभग 20 से 22 नंबर की पूरी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर पूछी जाती है आपके, जिसमें से 10 नंबर की कभी हिस्ट्री हो जाती है और 12 की कल्चर हो जाती है, तो कभी 12 की हिस्ट्री और 10 की कल्चर हो जाती है। तो प्रीलिम्स की अगर अपन बात करें राजस्थान की हिस्ट्री की, यानी कि 7 प्रश्न आ रहे हैं और 3 भाग है। इन 3 भाग में एक पार्ट जो है वो ये है आपके राजस्थान की कला राजस्थान के इतिहास में, वो आपके सभ्यताओं वाला टॉपिक है। देखो इसमें प्राग ऐतिहासिक स्थल है, जो प्री हिस्टोरिकल साइट्स है वहां से ये शुरू होता है, पैलियोलिथिक से लेकर चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण तक, और फिर ब्रॉन्जेज यानी कि कालीबंगा, बरौर, बिंजोर जो कि सेंधवकालीन स्थल है वो आपके इस सिलेबस में आते हैं। तो एक तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा जो आपके पीजीडब्ल्यू यानी चित्रित धूसर मृदबांड वैदिक काल के जो सांस्कृतिक स्थल है, नोह वगैरह है, वहां से लेकर और गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल तक भीनमाल, श्रीपंथ, बयाना, वहां तक के सारे जो स्थल है वो आपको पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मेंस में। जो आपके 10 से 12 नंबर की राजस्थान की हिस्ट्री आती है उसमें से आधी यहाँ से आने की संभावना रहती है। मध्यकाल से तो लगभग नहीं के बराबर ही पूछी जाती है, जिनके बारे में आप यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चीज़ें देखते रहते हो, वो जो है आरएस के हिसाब से नगण्य, नेग्लिजिबल जो है वो आपके टॉपिक माना जाता है। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके ये है। प्रीलिम्स में भी आपके 2 से 3 प्रश्न जो है वो इसी से आते हैं, और बाकी 3 से 4 प्रश्न जो है वो आधुनिक से आते हैं। मेडाइवल में जितने भी राजवंश डायनेस्टी है उससे जो है एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ ले, बाकी नहीं के बराबर पूछा जाता है। इसलिए आप उसमें जो प्रमुख शासक है, राजवंश है, राजा है, उनके बारे में ध्यान रखो तो आपके काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। आपको फालतू में पूरी वंशावलियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही प्रेम कथाएं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग हैं वो पढ़ाते हैं या वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाकी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा के हिसाब से इसकी कोई इम्पोर्टेंस आपके नहीं है आरएस में। तो आप अपना समय कीमती खराब करते हो वो चीजें पढ़कर जो परीक्षा में पूछी नहीं जाती, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न राजस्थान की अगर अपन बात करें तो इसमें समाचार पत्र पत्रिका, एक क्रांतिकारी संस्थाएं, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में इनके स्वरूप, प्रकृति के बारे में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसी पोर्शन से ज़्यादा आते हैं। तो आपको इस पोर्शन पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, तो आपके राजस्थान की हिस्ट्री में चीज़ें कवर हो जाती है। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ सकते हो, हुकुमचंद वाली पुस्तक आप
प्रयोग में ले सकते हो, या फिर आपको अगर एक ही किताब पढ़नी है तो राजस्थान पैनोरमा वाली किताब से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे दोनों पोर्शन में आपको बाकी कहीं पर भी नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, इसमें जो है आपके, मैंने कहा आप लोगों को कि 8 से 10 प्रश्न आते हैं। मेंस में आधा भाग इसका आता, आधा हिस्ट्री का आता, आपके 20 में से 10 लगभग आप मान के चलो, और 8 से 10 प्रश्न आते हैं। उसमें से आप 5 से 6 प्रश्न तो आप लोग वैसे भी राजस्थान के हो तो कर लेते हो, और 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप कितना भी पढ़ोगे तो भी आपसे नहीं होंगे। तो आप इसमें यही ध्यान रखो कि मुझे 5 से 6 प्रश्न जो कॉमन है वो मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ के क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान का जो पोर्शन है वो आपके कंप्लीट होता है। फिर आती है आपके इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन और मध्यकाल दोनों से मिला के 4 या 5 प्रश्न आते हैं मुश्किल से, और आधुनिक से 4 या 5 क्वेश्चन, कभी कभार 3 से 4 ही आते हैं। यानी कि 10 नंबर के अंदर अंदर ही इंडियन हिस्ट्री रहती है आपके आरएस में, प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस में जो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये जो पोर्शन है, ये आप ये मान के चलो कि 55 मार्क्स का रहता है। और अगर उसमें किसी ने थोड़ी भी लापरवाही अगर बरती तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके आरएस मेंस में पहले पेपर में 50 नंबर से भी ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें इस हिस्ट्री वाले पोर्शन को ढंग से करना है। यहाँ पे आपके राजवंश और राजनीतिक चीज़ें हैं, उन पे आपको कम ध्यान देना है। कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म, दर्शन, सूफी भक्ति पे अगर आप जोर देते हो तो प्राचीन और मध्य में आपके लगभग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो आपके आता है मॉडर्न वाला पोर्शन, आधुनिक। अब देखो आधुनिक कहां से शुरू है? 19वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब हुआ 1800, तो यहां से आपको पढ़ना है। अब आपको ज्ञान दिया जाता है कि पुर्तगाली, डच कौन कब आए, प्लासी कब हुआ, बक्सर कब हुआ, अनाप शनाप चीजें, टीपू सुल्तान, हैदर अली, आप सब पढ़ते हो, जो कि आरएस के सिलेबस में नहीं है, ना प्रीलिम्स और ना मेंस में। ठीक है, न क्लाइव है, ना वॉरेन हेस्टिंग्स है, ना कॉर्नवालिस है, ना वेलेस्ली पूरा है, सिर्फ साइक्स इंडिया है, वहां से शुरू है, और मराठा युद्ध दूसरा। वो ही आपको चीजें आरएस के हिसाब से पढ़नी है, बाकी सारी चीजें हटा देनी है। और उसको पढ़े बिना भी आप आरएस में मॉडर्न इंडिया समझ सकते हो। अगर आपने 5 मिनट भी पहले की चीजें समझ ली, फिर आपको यहाँ से आगे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और आपके स्वतंत्रता आंदोलन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो आपके अधिकतर क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप बोर्ड की बुक देख सकते हो इसके लिए, या स्पेक्ट्रम की बुक देख सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और अपनी जो खुद की बुक है आपके, उसमें पूरी हिस्ट्री है, वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे यूजफुल है। लगभग अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 8 उस किताब में से आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको और कोई ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी क्लास में चीज़ें होगी। हमारा जो शिवालिक बैच है, ये आपके 5 मई से शुरू हो रहा है। 15,000 रुपये इसकी फ़ी है, बाद में बढ़ जाएगी। और इसमें मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, मैं और ठोलिया सर आपको कवर कराएंगे। 6 तारीख से हमारी कंटिन्यू क्लास शुरू है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके मान लीजिए कि इसमें कोई और फैकल्टी की बात आती है सब्जेक्ट के लिए, तो हम उन्हीं लोगों से पढ़ाएंगे जिन्होंने आरएस की परीक्षा दी है। देने का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, वहाँ बैठना नहीं है। देने का मतलब है कि वो या तो साक्षात्कार तक पहुँचे हैं, या फिर मेंस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए कि वो पढ़ाने के लायक है, और या फिर उनका सिलेक्शन हो रखा है। तो उन्हीं लोगों से आपको ये पोर्शन अपन करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको क्लास में नोट्स लिखवाएंगे। नोट्स लिखवाने का ये मतलब हुआ कि जैसे ऑफलाइन में टीचर बोलते हैं, फिर आप लोग जैसे नोट को डिक्टेट करते हो, तो वैसे उसी पैटर्न पे जो है चीज़ें आपके करवाई जाएगी। 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये और प्रहार बैच सेम ही है। जिन्होंने प्रहार बैच ले रखा, 5 तारीख से वही सेम सब्जेक्ट जो है वो आपके नए सिरे से लाइव शुरू होंगे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी है। कितनी भी बार वीडियो आप इसका देख सकते हो। पीडीएफ वगैरह भी आपको अवेलेबल होगी। साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए, और मेंटरशिप भी रहेगी। और ये जो कोर्स है लगभग 10 से 12 महीने में बिल्कुल कंप्लीट होगा आपके। और मैंने कहा कि 2 साल तक की आपके पास वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो आपकी तैयारी में जो है बिल्कुल हम लोग साथ खड़े हैं, और बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक बात। दूसरा जो आपके बात आती है इतिहास के बाद, वो आती है आपके विश्व व भारत का भूगोल।
फिर इसके अलावा आता है राजस्थान का भूगोल। तो ये दोनों भूगोल एक तरफ, राजस्थान का भूगोल एक तरफ, ठीक है। वर्ल्ड और इंडिया तो आपके एक तरफ है, और इधर आपके राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार जैसे पिछली बार ज़्यादा थे, इस बार थोड़े से कम कर दिए, लेकिन आप मान के चलोगे 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही। और इससे जो है आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 25 नंबर का लगभग आपके वो वाला पोर्शन हो गया पूरा हिस्ट्री, जिसमें राजस्थान सहित है, और लगभग 25 मार्क्स का ही आपके ये हो गया। तो यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी 150 में से 50 आपके क्वेश्चन, यानी कि 1/3 जो पोर्शन है वो आपके कवर करती है। और ये ऐसा आप पुराने साल के पेपर उठा के देख सकते हो। अब जब आपकी ज्योग्राफी की बात आती है तो देखो क्या नहीं पढ़ना, पहले ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ने में आपको। ये नहीं पढ़ना है, अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ने हैं, पवनें नहीं पढ़नी है, जलधाराएं नहीं पढ़नी है, ज्वार भाटे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। जो भी फालतू की चीजें जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो वो नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है, वो ये पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पर्वत, दूसरा पठार, मैदान और मरुस्थल पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर नदियां और झीलें पढ़नी है, जो इस सिलेबस में है। कृषि के प्रकार पढ़ने, प्रकार का मतलब शहरी कल्चर, ये आपके एपी कल्चर, ये नहीं प्रकार होते। कृषि के प्रकार होते हैं स्थानांतरित खेती, झूम खेती, वाणिज्यिक कृषि, ये होते हैं, वो पढ़नी है। फिर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरणीय मुद्दे, उसमें भी ये ओजोन वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आपके ये वाले पढ़ने हैं। और जो है ना बेसिक जो प्रोटोकॉल जितने भी हुए वो आपको पता होने चाहिए। फिर भारत के भूगोल के बारे में भी वही चीजें हैं, भारत की प्रमुख भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं। और प्रीलिम्स में आपके द्वीप नहीं है, क्या है, पर्वत, पठार और मैदान पढ़ने हैं। फिर मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण पढ़ना होता है। नदियां और झीलें पढ़नी। प्रमुख फसलों में सिर्फ ये पढ़नी जो दे रखी है, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी। और प्रमुख खनिजों में लो अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक, ये पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, और आपके राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख गलियारे जो है, जिनसे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यही आपकी इंडिया वाली ज्योग्राफी है, और बिल्कुल ही स्पेसिफिक ज्योग्राफी है। मेंस में ये पूरी ज्योग्राफी 60 नंबर की आती है आपकी राजस्थान सहित, और इसमें आप 40 तक ला सकते हो। इस बार लोग लेके भी आए हैं, यानी कि इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से मैप के साथ पढ़ लेना है। तो ये आपके पोर्शन कवर हो जाता है। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में भी कहीं अक्षांश देशांतर नहीं, भारत में भी कहीं अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ने। भारत की स्थिति, विस्तार, इतना किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, भैया सिलेबस में नहीं है। इतने देशों से सीमा लगती, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बच्चों का टाइम खराब करते हो, थोड़ा तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी। राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या पढ़नी है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियाँ और झीलें, वनस्पति और मिट्टी। फिर आपके प्रमुख फसलें, गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। प्रमुख उद्योग, फिर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें। फिर आपके जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां। खनिज में धात्विक व अधात्विक, और ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत। फिर आपके जैव विविधता व संरक्षण, पर्यटन स्थल और परिपथ। यानी कि बिल्कुल जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं से हर साल प्रश्न प्रीलिम्स में आप देख लो, पेपर उठा के आपके वही क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो क्वेश्चन है आपको मिलेगा कि 2018 में तो ये क्वेश्चन आया था, आप तो कह रहे हो सर ये सिलेबस में नहीं है। तो 2018 में सिलेबस अलग था, 2021 में सिलेबस चेंज हुआ, और उसमें कुछ टॉपिक हटा दिए, कुछ टॉपिक शामिल किए गए, इसलिए वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना है। जो आपको पढ़ाते हैं उनको एग्जाम क्लियर नहीं करना है। उनमें से तो कईयों ने कभी एग्जाम का सिलेबस ही नहीं देखा है, करना आपको है, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ आपको रखनी है ध्यान में। फिर आपके आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आपके जो भी चीजें आती है उसमें देखो, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। अब इसमें भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस वाले पोर्शन में आपके दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो संविधान और एक हमारी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम। अब संविधान में क्या पढ़ना है, संविधान में जो बेसिक चीजें वो सारी पढ़नी है। बेसिक चीजें क्या है, देखो कुछ तो स्टेट पॉलिटी में दी हुई है, कुछ आपके यहाँ दी हुई है, वो दोनों। अब कैसे, तो हमें संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण जो सभा थी उसके बारे में,
विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये हो गए आपके। फिर प्रेसिडेंट और राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और राज्य का उच्च न्यायालय, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, ये बेसिक चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद दलीय राजनीति वगैरह जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात है वो आपको पढ़नी होती है, और कुछ आयोग जो है वो आपके अलग से दिए हुए हैं। पूरी पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है, प्रोसेस है आपके कार्यवाहियों का, वो आपको सारा यहाँ ध्यान रखना है। सुभाष कश्यप की दोनों किताबें यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो, ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफी कुछ जो है इस पोर्शन में पढ़ना है, क्योंकि 75 मार्क्स का ये मेंस में आता है आपके। तो आप हमारी संविधान और हमारी संसद, जिसने ये दोनों किताबें पढ़ ली, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम का मास्टर आदमी हो चुका है। ये आप बिल्कुल मान के चलो, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ चीजें करनी है, तो ये बिल्कुल इस पोर्शन को आप ढंग से देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है राजस्थान की व्यवस्था, मैंने कहा ना कि इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं, वही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कॉन्स्टिट्यूशन वाली ही चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक आपके पंचायती राज तक। फिर बाकी कुछ चीजें आयोग वगैरह है जो आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना होता है। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है पिछले 2 वैकेंसी से, वो थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 15 तक भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता कि पूछ कहाँ से रहा है, क्योंकि इसमें एक तो स्टडी मटेरियल कम है और बिल्कुल फैक्चुअल जो डेटा है वो आपके पूछे जाते हैं। तब ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, आप लोग क्या करते हो, उन प्रश्नों के पीछे पड़ जाते हो जो किसी से नहीं हो रहे हैं। और अगर आपने ऐसे प्रश्नों के पीछे आप पड़ गए तो फिर आपकी जो बाकी तैयारी है वो डिस्टर्ब होगी, और जो जहाँ पे जिस सेगमेंट में आप अच्छा कर सकते हो वो भी आप अच्छा नहीं कर पाते हो। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्लियर है, कि हमें उन चीज़ों के पीछे नहीं पढ़ना है जिनसे हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बावजूद भी हमसे सही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है इस वाले पोर्शन में स्पेसिफिक, ठीक है। बाकी सर ने यूट्यूब पे, टोलिया सर ने आपको करवाई रखी है, पॉलिटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, और आपके एप्लीकेशन पे भी उन्होंने शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है प्रहार बैच में, और नीति निर्देशक तत्व तक वो पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप उस टॉपिक से जो भी प्रश्न मेंस में भी पूछा जाता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो आसानी से। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आपकी आती है इकोनॉमिक्स। हमारे पास इकोनॉमिक्स के 2 टीचर है, टोलिया सर है, नरेश है, जिसकी 108 रैंक है इस बार आरएस में, ठीक है। और इसके अलावा भी जो भी लोग सिलेक्टेड लोग हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की आपके क्लास लेंगे, तो आपको कहीं पर भी इस वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। इस पोर्शन में क्या है, अधिकतर चीज़ें करंट की है, या जो स्टैटिक यानी कि स्कीम वगैरह जो अभी बनी है या पिछले 1 साल में, कुछ ही चीज़ें हैं जो बेसिक है, फिजिकल डेफिसिट वगैरह, नेशनल इनकम वगैरह, ठीक है। तो उनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, और बाकी जो टॉपिक करंट के हैं वो आपको करंट से अपडेट हम रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे इंडिया का, ताकि आपके वो चीज़ें भी साथ में चले। जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो लाल एंड लाल वाली बुक कंसल्ट कर सकता है, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले वो ऑनलाइन खूब सारा मटेरियल अवेलेबल है, उनमें से जो भी आपके यूजफुल वीडियोस टॉपिक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लो आप सिलेबस के, और उसके हिसाब से आप उसको पढ़ना शुरू करो। बेसिक जो इकोनॉमिक्स है वो है, आपको यहाँ ज़्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। लेकिन मेंस में क्योंकि 65 मार्क्स की आती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि उधर हिस्ट्री 75 और 65 की ये हो गई, तो फिर आपके यहाँ पे जो है 50+ स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा महत्व वाला काम हो जाता है, या बहुत ही आप जिम्मेदारी का काम हो जाता है। इसलिए इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उल्टे बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन पिछले वाले जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने का ट्रेंड जो है शुरू हुआ है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आगे हो सकता है अगली बार जो आरएस की जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, उसमें 5 की जगह 10 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको दिमाग में ये चीज़ें रखकर चलनी है कि मुझे इस पोर्शन को प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत ढंग से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा, बाकी ये सूचकांक इंडेक्स वगैरह से हर साल क्वेश्चन आते ही आपके, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इनसे भी आपके प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, और मेंस के हिसाब से ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और उनके कई एस्पेक्ट है, आपको हर डायमेंशन और एस्पेक्ट से पढ़ना है। उनके सोशल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखकर चलना है आपके इकोनॉमिक्स में। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है,
सर्वे से पूरी कवर हो जाती है लगभग, ठीक है। और सर्वे से जो पहले क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड था वो 20 लगभग 20 या 20 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार थोड़े कम किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार सर्वे से क्वेश्चन आएंगे नहीं, हो सकता वापस 20 क्वेश्चन आ जाए। तो आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे तो ढंग से करना है। आपको ठोलिया सर यूट्यूब पे जब सर्वे सरकार जो है आपके इन लोकसभा चुनाव के बाद जो है हो सकता है सर्वे आ जाए, तो फिर आपको वो पूरा का पूरा ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई भी चीज़ जो है आपकी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो एग्ज़ाम में आपके छूट जाए, या ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं और वो आपके आ जाए, क्योंकि सर्वे में लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती है। और जिसने सर्वे ढंग से पढ़ लिया तो उसके राजस्थान इकोनॉमी तो कवर हो ही जाती है आपकी। फिर आपकी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, आपने अगर 9th और 10th की बुक जनरल साइंस की पढ़ी है, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी है टेक्नोलॉजी में, तो आपकी अधिकतर चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि आपको करंट से अपडेट रहना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो हमारी क्लास है यूट्यूब पे चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वाली, और उसमें जो भी आपके घटनाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी नए नए चेंज आ रहे हैं, या मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं या सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें कवर हो रही है। तो आपको वो चीज़ें अभी से जनवरी से लेकर सारे उस चीज़ों से आपको अपडेट रहना है। साथ में बेसिक चीज़ें पढ़नी है। पिछले साल के आप पेपर देखोगे तो आपको जनरल साइंस में 9th और 10th वाली किताब से ही अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। और अपने पास ठोलिया सर है, साइंस में आपको और टेक्नोलॉजी में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे कोई चीज़ मैं कैसे समझ पाऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों में आपको बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी दिमाग में सेकंड थॉट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया हम इस चैनल पे ये सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे। वो आपको ठोलिया सर करवाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर, सोशियोलॉजी, एथिक्स वाले जिम्मेदारी मेरी है। तो आपके लगभग चीज़ें कवर हो जाती है। और मैंने कहा ना, बाकी जो टॉपिक है उनके लिए हम उन्हीं लोगों से पढ़ाएंगे जो इस फील्ड के मास्टर है। ऐसा नहीं कि जो दूसरे एग्जाम में, ठीक है ना, पढ़ा रहे थे उनको ला के RS का मुखौटा पहना दिया और फिर वो शुरू हो गए। वो अपने यहाँ सिस्टम नहीं चलता, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ आप लोग दिमाग में ध्यान रखना। फिर आपके रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पोर्शन है, अब देखो इसमें भी जो है आपके 20 से 22 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और लगभग आपके 15-16 या 16-17 प्रश्न जो है वो आपके रीजनिंग से, और बाकी आपके 6 से 7 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं मैथ्स से। अगर रीजनिंग और मैथ्स की अगर अपन बात करें तो आपको इस पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। मैथ्स पे आप कम जोर दे सकते हो। अगर आप कमज़ोर हो तो कमज़ोर होगा वही कमज़ोर देगा, ठीक है। और जो ज़्यादा सशक्त होगा वो आपके ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग जो है वो हर कोई पढ़ सकता, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला सब पढ़ सकते हैं। तो आपको इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, ठीक भैया। तो ये आपको सारे बताए मैथ्स और रीजनिंग की बात। लास्ट में जो है करंट अपन यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं। और अब जो जनवरी से जो चल रहा है आपके, वो पूरे वीडियो आपको देखने हैं। अपन उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, खिलाड़ी सब चीज़ें कवर करते हैं। और वो आपके सारे काम के। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं RS बनूंगा, जब विज्ञप्ति जारी होगी तब तैयारी करूंगा और मैं RS बन जाऊंगा, इतनी योग्यता होती तो अपन अभी IMF, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे होते, या कहीं इंटरनेशनल कंपनियों में होते, मल्टीनेशनल में। RS की तैयारी नहीं करते, ठीक है ना। RS की तैयारी इतने कम टाइम में नहीं होती है। इस तैयारी को कम से कम 2 वर्ष लगते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर करनी होती है, क्लियर करनी होती है। प्रीलिम्स कवर करना होता है और मेंस का सिलेबस कवर करना होता है, और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इतना टाइम, तो अभी आप ये सोच रहे हो कि विज्ञप्ति आने के बाद मैं तैयारी करूंगा और SDM बन जाऊंगा, तो फिर आप वो गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आप अभी से तैयारी में लगोगे तो अभी तो चांस ये है कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर कर सको। अभी तो इतने तक ही सोचना है। फिर उसके बाद सोचना मेंस का कब एग्जाम होता है, आपका कितना टाइम मिल पाता है, आप कितना सिलेबस कवर कर पाते हो, और आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। तब फिर आप ये सोच सकते हो कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद की बातें बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन हम पहले SDM बनना सोच लेते हैं और वो तैयारी वारी सब चीज़ें साइड में रहती है, तो फिर दिक्कतें होती है।
ठीक है। तो आपको इस चीज़ों में नहीं उलझना है, आपको ये करना है कि अभी मुझे तैयारी करनी है और ये 2 साल मेरे लिए बहुत कम टाइम है, और अगर आज से मैं ढंग से आपके रेगुलर तरीके से, नियमित तरीके से अगर 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ तो फिर मैं 2 साल में इतना कर सकता हूँ कि मैं साक्षात्कार तक पहुँच जाऊँ। जो व्यक्ति अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ लेकर चलेगा वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, और जो पहले से एसडीएम बनकर चलता है तो फिर उसके लिए राह आसान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में साथ में रखनी है आपके। तो ये जो बैचेज है ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो उसमें हम आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में करना आपको ही है। अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध ने कहा है, ठीक है, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो मेहनत तो आपकी है, हाँ, मेहनत किस दिशा में करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जैसे अपन ने अभी सिलेबस में बात की, किस तरीके से लिखना है, क्या चेंज करने हैं, क्या सुधार करने हैं, और हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो एक टीचर की कोचिंग की भूमिका होती है। तो उसमें आपके कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, चाहे वो फाउंडेशन का बैच हो जिसमें हम प्री और मेंस दोनों कवर करवाएंगे, या सिर्फ जो हमारा गुरु ज्ञान बैच जो प्रीलिम्स का बैच है उसमें मेंटरशिप निःशुल्क है, और प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट कराएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में। लेकिन आपको फायदा ये होगा कि वो सब्जेक्ट आपको प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम करवाएंगे। सिर्फ इसमें वही सब्जेक्ट कवर नहीं होंगे जो सिर्फ मेंस में, जैसे लोक प्रशासन है, नीति शास्त्र है, हिंदी है, अंग्रेजी है, समाज शास्त्र है, वो बाकी वो सारे टॉपिक यहाँ कवर होंगे जो प्री और मेंस दोनों में, और जो सिर्फ प्रीलिम्स में। ठीक है ना, तो ये सारा पूरा आपकी स्ट्रेटजी रणनीति मैंने आप लोगों को बताई, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, वो भी हम समय समय पर आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, सर ने भी बताई है, मैंने भी आप लोगों को बीच में खूब सारी क्लासेज इस पर भी बनाई थी, और अभी से आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ हिम्मत के साथ। 5 तारीख से अपने बैच शुरू हो रहे हैं सारे, और आपके उसमें रेगुलर जो है 4 घंटे की आपके क्लास रहेगी। फाउंडेशन बैच लगभग 1 साल में कंप्लीट होगा, और प्रीलिम्स वाला जो बैच है वो आपके लगभग 7 महीने में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ताकि आप आगे एग्जाम समय निकाल सको, रिवीजन कर सको, और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सको। ठीक है, थैंक यू।